ये वीडियो हर उस इंसान को देखना चाहिए जो भी 18 साल का हो चुका है, क्योंकि आप सभी को स्कूल में मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, हिंदी सारे विषय पढ़ाए गए हैं, लेकिन जो जीवन में काम आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट विषय है वो नहीं पढ़ाया गया है, और वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। और इसी कारण आप स्कूल और कॉलेज की डिग्री में तो फर्स्ट आ जाता है, लेकिन जब जिंदगी की डिग्री लेने की बारी आती है तो आप सभी फेल हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण फाइनेंशियल एजुकेशन को सीखने वाले हैं, जिससे आपके जीवन में और आपकी फाइनेंशियल लाइफ में एक बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, फाइनेंशियल एजुकेशन को सीखने के लिए आपको 3 चीजों को समझना पड़ेगा। पहला कि आप कमाएंगे कैसे, दूसरा जो कमाया है उसे मैनेज कैसे करेंगे, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है कि उसको लेकर जो आपने बचाया है आपके फ्यूचर गोल क्या है। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि कमाएंगे कैसे, और उससे भी पहले ये देखते हैं कि आप किस कैटेगरी में हैं। इस बात को आपको समझाने के लिए मैं 3 क्लासेस में इस चीज को बांट रहा हूं। सबसे पहले है लोअर क्लास फैमिली, दूसरा है मिडिल क्लास फैमिली, और तीसरा है अपर क्लास फैमिली। यदि आप हर दिन कमा रहे हैं और उसी पैसे को हर दिन खर्च भी कर दे रहे हैं तो आप आ रहे हैं लोअर क्लास फैमिली में। जैसे आपने 500 रुपए दिन में कमाया और पूरा का पूरा 500 रुपए शाम तक खर्च कर दिया, आप लोअर क्लास में हैं। अब यदि आप कमाई करते हैं और कमाई का कुछ हिस्सा महीने के अंत में बचा पा रहे हैं तो इसे कहते हैं मिडिल क्लास फैमिली। बहुत ज्यादा नहीं बचता है, लेकिन थोड़ा बहुत बचा लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने 1000 रुपए कमाया और आपके पास 200 रुपए बच गए, तो आप मिडिल क्लास फैमिली में। और अपर क्लास कैटेगरी में वो व्यक्ति आएगा जो कमाई से अपना बहुत बड़ा हिस्सा बचा लेता है। मान लीजिए कि आपने 5000 रुपए कमाए और 4000 रुपए आपके बच गए, तो आप अपर क्लास फैमिली में। अब यदि अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका एक मतलब तो पक्का है कि आप अपर क्लास फैमिली में नहीं हैं। आप या तो लोअर क्लास फैमिली में हैं, या मिडिल क्लास फैमिली में हैं, या फिर एक और चीज हो सकती है कि अभी आपने पैसा कमाना शुरू ही नहीं किया है। और तीनों ही कंडीशन में ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। अब यदि आप लोअर क्लास में, मिडिल क्लास में या फिर कुछ भी नहीं कमा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अपर क्लास सोसाइटी जो होती है उसकी मनी साइकोलॉजी कैसे होती है। वो पैसे के बारे में कैसे सोचता है कि वो इतना ज्यादा कमा पा रहा है और आप वहीं पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो सबसे पहले सोच से शुरू करते हैं। लोअर क्लास में सोच होती है एकदम स्कैरसिटी वाली, कमी वाली, कि भैया इतना है, इतने में ही गुजारा करना है। मिडिल क्लास की सोच होती है सुरक्षा का भाव, कि मुझे सिर्फ अपनी सिक्योरिटी, अपनी सुरक्षा चाहिए, बस इतना ही चाहिए। लेकिन अपर क्लास की सोच होती है समृद्धि की, कि मुझे बड़ा बनना है, काफी ज्यादा कमाना है, बहुत सारा पैसा है, इस प्रकार की सोच हो। अब यदि इनकम सोर्सेज की बात करें तो जो लोअर क्लास का व्यक्ति होता है वो या तो मजदूरी करता है या छोटी मोटी नौकरी करता है। वहीं यदि मिडिल क्लास को देखें तो या तो एक छोटी मोटी नौकरी होगी और एक आधा कोई इनकम का और सोर्स होगा। वहीं पर यदि हम अपर क्लास को देखें तो उनके बहुत बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, वो बिजनेस क्रिएट करते हैं। इसके अलावा उनके इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होते हैं और मल्टीपल सोर्स ऑफ रेवेन्यू होते हैं उनके पास। वहीं पर यदि सेविंग और इन्वेस्टमेंट देखें तो लोअर क्लास जैसे ही उसकी जरूरतें पूरी होती है वो सारे के सारे पैसे खर्च कर देता है। मिडिल क्लास व्यक्ति जो होता है जरूरत पर तो खर्च करता ही है, लेकिन दिखावे पर सबसे ज्यादा खर्च करता है। जबकि यहीं पर अपर क्लास की बात करेंगे तो वो सबसे ज्यादा ध्यान देता है अपने इन्वेस्टमेंट पर। अब यदि रिस्क साइकोलॉजी समझे तो लोअर क्लास व्यक्ति की रिस्क साइकोलॉजी बहुत कम होती है, वो रिस्क लेना नहीं चाहता। मिडिल क्लास के साथ भी सेम प्रॉब्लम है, वो भी रिस्क नहीं लेता है। लेकिन अपर क्लास सोसाइटी वाले लोग हमेशा खुलकर रिस्क लेते हैं, वो दांव लगाते हैं चीजों पर। यदि गलती भी होती है तो उससे डरते नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यदि लोन या कर्ज की बात करें तो लोअर क्लास का जो व्यक्ति होता है वो मोस्टली कर्ज में डूबा होता है। जो मिडिल क्लास का व्यक्ति होता है वो भी ईएमआई या लोन पर अपनी जिंदगी को चलाता रहता है। लेकिन यदि हम अपर क्लास की बात करेंगे तो वो भी लोन लेते हैं, लेकिन उसे लेवरेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर आप एक बहुत बड़ा डिफरेंस देख पा रहे होंगे लोअर और मिडिल क्लास व्यक्ति की साइकोलॉजी में, मनी साइकोलॉजी में, और यहां पर अपर क्लास की साइकोलॉजी कैसे होती है उसे भी आप समझ पा रहे होंगे। तो यदि आपको पैसे के बारे में समझना है तो सबसे पहले मनी की साइकोलॉजी को समझना होगा। बड़े लोग किस प्रकार से सोचते हैं, वो पैसे को किस प्रकार से देखते हैं, वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अब यदि यहां तक आपको साइकोलॉजी समझ में आ गई है तो अब आपको समझना है कि इनकम के सोर्सेस कैसे कैसे होते हैं और आप अपने सोर्सेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। अब यदि हम बात करें लोअर क्लास फैमिली की तो वहां पर ज्यादातर लोग मजदूरी करते हैं, या तो दिन का कमाया दिन का खर्च किया, या कोई बहुत छोटी मोटी नौकरी करते हैं। अब यदि मिडिल क्लास की बात करेंगे तो यहाँ पर लोअर मिडिल क्लास फैमिली भी आती है और अपर मिडिल क्लास फैमिली भी आती है। लोअर मिडिल क्लास वाले लोग छोटी नौकरी करते हैं, छोटे धंधे करते हैं, या फिर छोटे प्रोफेशन में होते हैं। और वहीं पर अपर मिडिल क्लास वाले व्यक्ति थोड़ी सी बड़ी नौकरी करते हैं, थोड़ा सा बड़ा धंधा होता है उनका, या थोड़ा सा बड़ा प्रोफेशन होता है। और यदि आप अपर क्लास के लोगों को देखोगे तो वो अपना खुद का धंधा क्रिएट करते हैं, बड़ा बिजनेस बनाते हैं, या उनके बड़े इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। अब आप किस कैटेगरी में हैं उसके हिसाब से आपको इनकम की साइकोलॉजी समझाता हूं, ताकि आपको समझ में आए कि यदि आप लोअर या मिडिल क्लास में हैं, या अभी आप कुछ भी नहीं कमा रहे हैं, तो कैसे आप कुछ नहीं कमाकर कुछ बहुत बड़ा बना सकते हैं। देखिए, पैसे कमाने की सबसे बड़ी साइकोलॉजी समझिए। सबसे पहला है कि यदि आप किसी
व्यक्ति की जितनी बड़ी नीड को पूरा करेंगे वो व्यक्ति आपको उतना पैसा देने के लिए राजी हो जाएगा। आप सोच कर देखिए कि एक गार्डन साफ करने वाले को ज्यादा पैसा मिलेगा या फिर एक गार्डन बनाने वाले को ज्यादा पैसा मिलेगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं, मोबाइल फोन बेचने वाले को ज्यादा पैसा मिलेगा या फिर मोबाइल फोन बनाने वाले को ज्यादा पैसा मिलेगा। आप अंतर को साफ समझ पा रहे होंगे कि जो व्यक्ति जितनी बड़ी नीड को पूरा करता है उसे उतना ज्यादा पैसा मिलता है, वो ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। दूसरी साइकोलॉजी को समझिएगा, यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आप कभी भी अमीर इंसान नहीं बन सकते। यदि आपको अल्ट्रा रिच बनना है तो आपको खुद का बिजनेस खड़ा करना होगा, खुद की कोई ऐसी चीज शुरू करनी होगी जो लोगों की नीड को पूरा करे। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है कि गरीब व्यक्ति हमेशा लायबिलिटी बिल्ड करता है जबकि अमीर व्यक्ति हमेशा असेट्स बिल्ड करता है। ये आगे हम समझने वाले। यहां तक आपने पहले पॉइंट को समझा कि व्यक्ति कमाता कैसे है और यदि आपको अपनी अर्निंग की पोटेंशियल को बढ़ाना है तो कैसे आप लोगों की जरूरत को पूरा करके अपनी अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं। अब फाइनेंस एजुकेशन में आपको दूसरी चीज समझना है कि जो भी पैसा आप कमाएंगे उसे मैनेज कैसे करना है, और मैनेज करने में बहुत सारी चीजें आती हैं। मैनेज करने में सबसे पहली चीज आती है कि आप जो कमाया है उसको खर्च कैसे कर रहे हैं, और यहीं पर छुपा हुआ है अमीर बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट। राम नाम का लड़का 5,000 रुपए कमाता है और सिर्फ 1,000 रुपए खर्च करता है, जबकि श्याम नाम का लड़का 10,000 रुपए महीना कमाता है लेकिन 9,000 रुपए खर्च कर देता है। तो बताइए सबसे पहले अमीर कौन बनेगा? कमाई ज्यादा श्याम की है लेकिन उसके बाद भी राम पहले अमीर बनेगा। क्यों? क्योंकि राम ने हर महीने 4,000 रुपए बचाए हैं जबकि श्याम सिर्फ 1,000 रुपए ही बचा रहा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अमीर बनने का सीक्रेट कमाई में नहीं है, अमीर बनने का सीक्रेट है कि आप कितना बचा सकते हैं, मतलब कितना कम खर्च करके अपने जीवन को चला सकते हैं। अब एक गरीब व्यक्ति और अमीर व्यक्ति की साइकोलॉजी में यही तो फर्क होता है। गरीब व्यक्ति हमेशा दिखाने पर खर्च करता है, बड़ी शादी करते हैं, बड़े फोन लेते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, जबकि अमीर व्यक्ति दिखावे पर खर्च नहीं करता है, वो किसी चीज को बिल्ड करने में अपना पैसा लगाता है। गरीब व्यक्ति के पास यदि पैसे नहीं भी है तो वो उधार लेकर खर्च कर देगा, जबकि अमीर व्यक्ति उधार लेगा लेकिन उसका इस्तेमाल लेवरेज के रूप में करेगा। जैसे मान लीजिए अमीर व्यक्ति उधार लेकर एक फ्लैट खरीदेगा लेकिन उसे रेंट पर चढ़ा देगा और कुछ सालों में जब उसका भाव बढ़ जाएगा तो उसे बेच देगा और उसे प्रॉफिट कमा लेगा। गरीब व्यक्ति हमेशा अपनी इनकम से ज्यादा खर्च करते हैं। मान लीजिए कि उन्होंने 10,000 रुपए कमाए हैं तो लोन ले लेंगे और 12,000 खर्च कर देंगे, लेकिन अमीर व्यक्ति का यही सीक्रेट है कि जितना है उससे हमेशा कम खर्च करता है और बचत करता है। मैनेजिंग मनी में दूसरे नंबर पर आता है आपकी सेविंग, कि आप बचाते कैसे हैं। सेविंग करने का कोई फिक्स रूल नहीं है लेकिन कुछ रूल है जो आप बना सकते हैं अपने लिए और ज्यादा सेव कर सकते हैं। सबसे पहला रूल है कि आपको इनकम से कम खर्च करना है। यदि आप 50,000 रुपए महीना कमा रहे हैं तो आप 40 खर्चा कीजिए, 35 खर्चा कीजिए, 30 खर्चा कीजिए, लेकिन 50 खर्च नहीं करना है। 50,000 से ऊपर आपको अपने खर्चे को नहीं ले जाना है, ये पहला रूल। दूसरा रूल है कि यदि इनकम से ज्यादा आप खर्च कर रहे हैं तो आपको अपने खर्चों में कमी लाना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो जल्दी ही आपके ऊपर बहुत ज्यादा लोन बढ़ जाएगा। तीसरा, यदि आपके खर्च नहीं कम हो पा रहे हैं तो आपको अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, कैसे भी करके आपको बचत शुरू करनी पड़ेगी। चौथा है, कमाई का कम से कम आपको 20% तो बचाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो भी आपकी इनकम है उसमें से 20% आप अलग रख दीजिए और जितना पैसा बच रहा है उसमें अपना घर चलाइए। और पांचवा नियम है कि अपनी बचत को 400 से 500% पर लेकर जाइए। अब ये कैसे होगा उसे समझ। मान लीजिए आज आप 50,000 रुपए कमा रहे हैं तो उसका 20% बचाते हैं, मतलब 20% 10,000 रुपए। 10,000 रुपए बचा रहे हैं और 40,000 रुपए आप खर्च कर दे तो भविष्य में आपको अपनी कमाई को बढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए आप 2.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं तो आपका खर्च तो वही हुआ ना, 40 से 50,000 रुपए, आप उसे ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं तो यहीं पर आपकी जो सेविंग है वो 300, 400, 500% तक बढ़ सकती है। इसका मतलब आपको अपने खर्च जो है उसको कंट्रोल में रखना है और अपनी कमाई को बढ़ाते जाओ। अब मैनेजिंग मनी में ही तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इन्वेस्टिंग, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी भी है और यहीं पर लोग बर्बाद भी होते हैं। और यही एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए सबसे टफ काम है कि जो पैसा बचा लिया है उसको निवेश कहां करना है। मिडिल क्लास व्यक्ति की सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि उसे जल्दी अमीर बनना है और जल्दी अमीर बनने के चक्कर में वो अपना सारा का सारा पैसा ट्रैप में लगा देता है, वो मनी के ट्रैप में फंस जाता है और उसके बाद जो भी अपनी सारी की सारी सेविंग है उसे गवा देता है। मोस्टली मिडिल क्लास लोग इन्वेस्टिंग के नाम पर जुआ खेलते हैं, ये आप सभी को पता होगा। या फिर एक दूसरा साइड भी होता है जो इन्वेस्ट करते ही नहीं है क्योंकि उन्हें यह लगता है कि यदि हम इन्वेस्ट करेंगे तो जुआ खेल रहे हैं और हमारा सारा का सारा पैसा चला जाएगा। ये दोनों ही साइकोलॉजी गलत है।
या तो आप एक तरफ सट्टा खेल रहे हैं या फिर दूसरी तरफ आप इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे हैं। ये दोनों ही लोग अपनी अपनी जगह पर गलत हैं। आपको इनके बीच का रास्ता चुनना पड़ेगा। ना ही आपको जुआ सट्टा खेलना है और ना ही आपको अपने पैसे को घर पर रखना है, क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण उसका जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा, तो भी आप नुकसान में ही रहेंगे। फिर आपको करना क्या है? आपको खुद को तो काम करना ही है, लेकिन अपने पैसे से भी काम करवाना है। जितने भी अमीर लोग होते हैं वो शुरुआत में खुद अपने असेट्स को बिल्ड करते हैं, खुद बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और धीरे धीरे इतना पैसा कमाते हैं कि वो पैसा उनके लिए और पैसा कमाता है। फिर व्यक्ति काम करना कम कर देता है और उसने जो असेट्स बनाई हैं, उसने जो पैसे कमाए हैं, वो उसके लिए ज्यादा कमा कर लाता है। तो आपको मोटी मोटी 3-4 बात ही याद रखना है। सबसे पहला और जरूरी निवेश है खुद में निवेश करना। खुद की स्किल्स को बढ़ाइए, खुद नए नए कोर्स कीजिए, खुद नई नई चीजें सीखिए ताकि आपकी खुद की इनकम बढ़े। दूसरा, यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो अच्छी प्रॉपर्टी में निवेश कीजिए, क्योंकि ये भविष्य में आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तीसरा, यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो गोल्ड और सिल्वर, उसमें निवेश कीजिए, क्योंकि ये कभी भी रुकने वाले नहीं हैं, ये साल दर साल आपको अच्छे रिटर्न देंगे। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण है, स्टॉक मार्केट में भी आप निवेश कीजिए, लेकिन आप अच्छे म्यूचुअल फंड, अच्छे ETF को सेलेक्ट कीजिए, उनमें निवेश कीजिए ताकि भविष्य में आपके पैसे ग्रो करें। मैनेजिंग मनी में ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है उसके बाद डेट मैनेजमेंट, मतलब आपने जो उधार ले रखे हैं या जिन उधारों को लेने के बारे में सोच रहे हैं उसको मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आए दिन आप इस प्रकार की खबरें सुनते रहते होंगे कि किसी व्यक्ति ने उधार ले लिया और उसके बाद उसने अपनी जान दे दी। जब आप पैसा कमाने की शुरुआत करते हैं या अभी आपने शुरुआत नहीं की है और करने वाले हैं, तो शुरुआत में ऐसा होगा कि जो पैसे आपके पास आए हैं आप कोशिश करेंगे कि उससे अपने सपने पूरे करें। इस चक्कर में होता यह है कि आप धीरे धीरे करके अपने खर्चों को कब बढ़ा लेते हैं ये आपको पता नहीं चलता है, और खर्चे बढ़ते हैं, आपकी इनकम कम हो जाती है, तो आप उधार लेना शुरू कर देते हैं। फिर कई खर्च तो ऐसे होते हैं जिनकी आपको जरूरत भी नहीं है, सिर्फ आप दिखावा करने के लिए उन खर्चों को करते हैं और धीरे धीरे करके लोन, कर्ज आपके ऊपर बढ़ता चला जाता है। आप सोचकर देखिए, एक लोअर क्लास फैमिली के व्यक्ति को या मिडिल क्लास फैमिली के व्यक्ति को कॉलिंग करने के लिए आईफोन की क्या जरूरत होगी, लेकिन आज एक बहुत बड़ा यूथ जो लोअर क्लास फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, फोन लगाने के लिए आईफोन खरीदने की इच्छा रखता है या लोन पर आईफोन खरीद लेता है। अरे बात करने के लिए एक नॉर्मल फोन का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि आप अमीर दिखना चाहते हैं, बनना नहीं चाहते, दिखना चाहते हैं, और इसी चक्कर में आप क्या करते हैं, उधार ले लेते हैं। अब आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी कार या बाइक एकदम से लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास पैसा नहीं है, लोन मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लेना ही है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी ट्रैवल कर सकते हैं जब तक आपकी इनकम ठीक ठाक नहीं हो जाती है। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जब तक अति जरूरत ना हो या आपके पास उतना पैसा नहीं आ गया हो, आपको कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। अब सोचकर देखिए, जिस व्यक्ति की 50,000 रुपए महीने की इनकम है, क्या उसे 1 करोड़ का घर EMI पर, लोन पर लेने की जरूरत है? नहीं है। वो रेंट पर रह सकता है, अपनी इनकम के सोर्सेज को बढ़ा सकता है, जब अच्छा पैसा इकट्ठा कर ले तब वो घर ले सकता है। और इस बात से मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पहला तो कर्ज के जाल से बचेंगे, और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है, आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। यहीं पर आपको समझने की जरूरत है कि अमीर व्यक्ति कर्ज लेता है लेकिन वो लेवरेज के रूप में उसका इस्तेमाल करता है, जबकि गरीब व्यक्ति कर्ज लेता है दिखावा करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, और यही आपको बंद करना है। इसी के बाद मनी मैनेजमेंट में सबसे जरूरी चीज आती है और वो है इंश्योरेंस और आपका प्रोटेक्शन। समझदार व्यक्ति हमेशा भविष्य में होने वाले बड़े खर्चों के लिए अपने आप को इंश्योर करके रखता है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, कार इंश्योरेंस हो गया या लाइफ इंश्योरेंस हो गया। अब आपने आजकल ऐसी बहुत सारी न्यूज सुनी होगी कि किसी व्यक्ति ने बीमारी में अपने घर का या अपनी सेविंग का पूरा हिस्सा खत्म कर दिया या खर्च कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने कोई इंश्योरेंस नहीं लिया था, और बाद में वो पछताता है कि यदि मेरे पास इंश्योरेंस होता तो मेरी सारी की सारी सेविंग बच जाती। और मनी मैनेजमेंट में लास्ट और सबसे जरूरी चीज है असेट्स और लायबिलिटीज में फर्क समझना और असेट्स बिल्ड करना। आजकल आप बहुत सारे रील्स या वीडियोस में बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बड़ी बड़ी और महंगी महंगी कार खरीदते हुए देख रहे हैं। अब मान लेते हैं कि उस कार की कीमत 1 करोड़ रुपए है, तो यदि आपको भी ऐसी कार खरीदने का मन करता है, ड्रीम होता है कि सपना है मेरा ऐसी कार खरीदना जैसे इस व्यक्ति ने खरीदी है, तो आपको अपने आप से पहले कुछ क्वेश्चन पूछना होगा। क्या उस कार की कीमत कल बढ़कर 1 करोड़ से 1 करोड़ 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख हो जाएगी? अब सोचकर देखिए, उस कार का एवरेज क्या होगा? 5 से 7 का एवरेज होगा, क्योंकि इतनी महंगी कार है। और यदि आप हर दिन उस कार को चलाते हैं तो सोच कर देखिए कि आपका कितना पेट्रोल में पैसा जाने वाला है हर महीने। फिर उसके बाद काउंट कीजिए कि हर साल उस कार का इंश्योरेंस कॉस्ट कितना आने वाला है, क्योंकि आप उसका फुल इंश्योरेंस लेंगे, इतनी महंगी कार है,
तो हर साल बहुत बड़ा अमाउंट जो है आपका उसका इंश्योरेंस में भी जाने वाला है। और एक मजेदार फैक्ट बताता हूं, इंसान के इंश्योरेंस से ज्यादा महंगा होता है एक कार का इंश्योरेंस। यदि आप सिंगल व्यक्ति का हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाएंगे, ठीक ठाक हेल्थ इंश्योरेंस 10 से 15 हजार में एक व्यक्ति का आ जाएगा, लेकिन वहीं पर यदि आप बड़ी कार का इंश्योरेंस लेने जाएंगे तो कम से कम ये 25 से 50 हजार के बीच में वेरी कर सकते हैं। फिर साल में 1 या 2 बार आप उसकी सर्विस भी कराएंगे तो सोचकर देखिए उसका सर्विस कॉस्ट क्या आएगा। इसका मतलब आपने पहले तो 1 करोड़ की कार ली और उसके बाद साल भर उस कार पर खर्च करते रहे। इसे ही कहते हैं आपने लायबिलिटी बाय की है। मतलब जो भी चीज आपने पैसा लगाकर बाय किया है उस पर और पैसे लगाते जा रहे हैं, ये होता है लायबिलिटी बाय करना। अब किसी अमीर व्यक्ति ने उसी 1 करोड़ की कार नहीं ली, उसकी जगह पर 1 करोड़ का एक घर बनाया और उसे रेंट पर दे दिया। क्या आ रहा है हर महीने? रेंट आ रहा है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं असेट्स बिल्ड करना, जो आपको कमा कर देती है और उसका खुद का भी वैल्यू बढ़ता जाता है। बड़े ब्रांड आपको महंगी चीजें बेचते हैं ताकि आप उन्हें खरीदें, यूज करें और आपको फील आए कि आप अमीर हो गए हैं। अब सोचकर देखिए, अमीर होने में और अमीर लगने में एक बहुत बड़ा अंतर है। तो आप भी खुद को समझाइए कि आपको अमीर दिखना नहीं है, आपको अमीर बनना है। तो यहां तक आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट पूरा हो गया। तीसरे नंबर पर आता है फाइनेंशियल गोल। जो भी पैसे आपने बचाए हैं उस पैसे का आप करने क्या वाले हो? आप उस पैसे से घर बनाने वाले हो, कार लेने वाले हो, या फिर घूमने के लिए जाने वाले हो? अब मान लेते हैं कि आपको 10 लाख की एक कार चाहिए। इसके लिए आपको प्लानिंग करना होगा और अभी मान लेते हैं कि आपकी सैलरी है 50,000 रुपए। तो पहली प्लानिंग क्या हो सकती है? आप 50-30-20 प्रिंसिपल का इस्तेमाल करें, जिसमें आप हर महीने 20% बचाएं। और जब आपकी बचत जो है वो कार के प्राइस के बराबर हो जाए तब आप कार खरीदे, लेकिन उसमें तो आप बहुत लेट हो जाएंगे। तो दूसरा क्या हो सकता है कि आप पूरी की पूरी कार लोन पर ले लें। अब यदि आप पूरी की पूरी कार को लोन पर लेते हैं तो इसका जो लोन का राशि आएगा वो आएगा लगभग 15 से 20 हजार रुपए के करीब। हर महीने आपको इतना पे करना होगा। इस बात को आपको समझना होगा। तो इसलिए एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है कि पहले 3 से 5 सालों तक आप जो हर महीने 20% अपनी इनकम से बचा रहे हैं, उससे आप एक बड़ा डाउन पेमेंट को क्रिएट करें, एक डाउन पेमेंट को इकट्ठा करें, उस डाउन पेमेंट को भरें और फिर थोड़ा सा लोन लें और उसको जो है चुकाएं, ताकि आपकी लाइफ बहुत ही बेहतरीन तरीके से चले। ऐसे ही बहुत सारी फ्यूचर की चीजें होती है जो आप प्लान करते हैं इसके अंदर, कि आपको घर बनाना है, कितनी सैलरी है, कैसे करेंगे। आपको कभी भी बड़ा लोन नहीं लेना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और ऐसे ही सिस्टमेटिक तरीके से प्लान करके आप अपने जीवन को जीते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन में लास्ट में आपको एक चीज कभी नहीं भूलना है, वो है अपनी लाइफ को जीना।